हेलो एंड वेलकम टू विमोचन आईएएस। ये ज्योग्राफी ऑप्शनल का यूपीएससी सीएससी का मॉड्यूल 2 चल रहा है, जिसमें हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में टॉपिक 6C पढ़ रहे हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स। पिछली बार के हम कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों की ये क्लास 10B है। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ओरिजिन ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। ठीक है, डेफिनेशंस देख ली थी हम लोगों ने इसकी, और जो इम्पोर्टेंट प्लेट बाउंड्रीज थी वो देख ली थी। कौन कौन सी थी? कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। इसके बारे में अपन ने मोटा मोटा आइडिया ले लिया था। मिड ओशनिक रिज के बारे में देख लिया था, है कि नहीं? अपन ने रिंग ऑफ फायर के बारे में देख लिया था। समझ में आई? तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग फुल सिलेबस ओरिएंटेड अप्रोच रखेंगे, सिलेबस में जैसा है, और पीवाईक्यू ओरिएंटेड अप्रोच रखेंगे, जिस तरीके से आपके पीवाईक्यूज आए हैं और जैसे हम लोगों के क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअल एग्जाम के अंदर। समझ में आई? और उससे ज़्यादा अपन ना ज़्यादा पढ़ेंगे ना कम पढ़ेंगे। आज जैसे अपन लोग देख लेंगे कि एविडेंसेस क्या हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को। दूसरा, लिमिटेशंस क्या हैं इस थ्योरी की, है कि नहीं? क्या देखेंगे? एविडेंसेस देखेंगे, लिमिटेशंस देखेंगे, और जो एक्चुअल क्वेश्चंस जो होते हैं कैसे होते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या फिर दूसरी थ्योरीज से, जैसे फॉर एग्जांपल एक पैलियोमैग्नेटिज्म थ्योरी है ना, उनसे लिंक करके ही हम लोगों का क्वेश्चन बनता है। फॉर एग्जांपल आप देखो, ब्रिंग आउट द डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। समझ में आई? सिंपल सा देखो, कोई ऐसे लिखना है, एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्टिनेंट इन ओशन यूजिंग द वेरियस थ्योरीज इन मॉडल, तो वेरियस थ्योरी कौन सी हो जाएंगी अपनी? सी फ्लोर स्प्रेडिंग, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, आइसोस्टेसी। समझ में आई ना? तो नॉर्मली इन चीज़ों का अपन लोग क्या करेंगे, इंटरलिंक करेंगे, और साथ साथ में अपन डायग्राम्स भी बनाते जाएंगे, और एक्चुअल एग्जाम ओरिएंटेड ही हम लोगों के नोट्स तैयार होंगे। इससे आप जब आप लिखोगे ना, आप नोट्स बनाओगे, आपको समझ में आएगा कि भाई इतना काफ़ी है, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और इससे कम भी मत पढ़ना, भाई रट लेना जितना भी पढ़ना है। ठीक है, समझ में आया? तो अब शुरू करते हैं। ठीक है, देखो, लास्ट वीडियोस का जो समझ लिया था, तो हम लोग अगर मोटा मोटा अगर एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स को दिमाग में रखें कि आप कहीं भी घुसेड़ के आ सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको पेपर नंबर 2 में, ज्योग्राफी ऑप्शनल के पेपर नंबर 2 में आपको अगर यूज़ करना है, पेपर नंबर 1 में तो यूज़ होगा ही होगा डायरेक्टली। तो कुछ पॉइंट्स निकाले हैं मैंने जो आप कहीं भी उसको छिड़क सकते हो बिल्कुल अपने एग्जाम के आंसर में। जैसे एक पॉइंट है, कॉन्टिनेंटल मास जो है ना वो कभी भी स्टैटिक नहीं थे। कॉन्टिनेंटल मास जो है वो कभी भी स्टैटिक नहीं थे। पैलियोमैग्नेटिज्म और सी फ्लोर स्प्रेडिंग, अब ये पैलियोमैग्नेटिज्म मैं पहले बता चुका हूँ, और इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो अपना इसी टॉपिक के ऊपर होगा जब हम लोग में करेंगे। ठीक है, तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग, इसने कंफर्म किया कंटिन्यूअस मोशन थ्रू द जियोलॉजिकल टाइम। जियोलॉजिकल टाइम के थ्रू कंटिन्यूअस मोशन को इसने क्या किया? कंफर्म कर दिया। अगला, एटलांटिक ओशन जो है एक्सपांड हो रहा है। याद रखना, हम लोगों का जो एटलांटिक ओशन है, आपने अगर वर्ल्ड मैप देखा हो, मैं आपको दिखा दूं, सिंपल सा वर्ल्ड मैप ये है। तो अटलांटिक ओशन जो है ना, देखो मैं बताऊं आपको, वेट, ये जो है हम लोगों का अटलांटिक ओशन है, आपको पता है। ठीक है, तो यहीं पे ये जो है ना, यहाँ पे ये है आप लोगों की मिड ओशनिक रिजेस। क्या है? मिड ओशनिक रिज। तो अब क्या होगा, मिड ओशनिक रिज पे मैंने क्या बताया था, ये डाइवर्ज कर रही हैं, है कि नहीं? कोई नई चीज़ बन रही है, तो इसका मतलब ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अगर ये एक दूसरे से दूर जा रही है तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी? बढ़ेगी। इट मीन्स जो मेरा अटलांटिक ओशन है वो बड़ा हो रहा है। अब अगर ये बड़ा हो रहा है तो ये वाला मेरा क्या है? ये है मेरा पैसिफिक ओशन, है ना? प्रशांत महासागर, ये इधर से भी देखा जाए तो पैसिफिक। तो अब अगर ये चीज़ बड़ा हो रही है तो ये क्या होगी? ये छोटी होगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंच है। अब जैसे आप जापान के साइड में यहाँ पे देखो, ये वाली जो इलाका दिख रहा है ना आपको, ये ट्रेंच है। ट्रेंच में क्या होता है? सबमर्जेंस होता है, तो यहाँ पे अपना सबमर्ज होगी प्लेट। तो इट मीन्स हम लोगों की जो पैसिफिक प्लेट जो है वो क्या, पैसिफिक ओशन जो है वो श्रिंक होता चला जा रहा है। समझ में आई ये छोटी सी बात? बस इसी टाइप का पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो अटलांटिक ओशन जो है वो एक्सपांड हो रहा है, कब से? लास्ट 200 मिलियन ईयर से। वाइल द पैसिफिक ओशन इज श्रिंकिंग ड्यू टू द प्लेट सबडक्शन। अब ये 200 मिलियन ही क्यों है भाई? पेंजिया 2 जो होता है ना, पेंजिया 2, वो उस चीज़ के कारण ये हुआ है। मैं अभी आपको ये चीज़ बताता हूँ, प्रोसेस सिंपल सी। क्या है हम लोगों का जो एक जगह, आप मैंने बताया था कि प्लेट्स जो हैं वो पहले एक थी, फिर उसके बाद टूट गई थी। ये एक बार नहीं हुआ, ये मल्टीपल टाइम्स हुआ। जो लेटेस्ट जो हुआ है ना वो 200 मिलियन ईयर वो हुआ है, लगभग अपने डायनासोर जब एक्सटिंक्ट हुए थे ना उस टाइम की बात है ये। ठीक है, ट्रायसिक की पीरियड की बात है। पेंजिया 1, देखो वही वाली बात बोलूँ, पेंजिया 1 ब्रोक
अबाउट 600 to 500 मिलियन ईयर अगो, 600 से 500 मिलियन ईयर अगो पेंजिया 2 फॉर्म हुआ अपना 300 मिलियन ईयर अगो एंड ब्रोक अगेन इन अबाउट 150 मिलियन ईयर अगो ड्यूरिंग जुरासिक पीरियड। समझ में आया? ओपनिंग एंड क्लोजिंग द साइकिल ऑफ द ओशन बेसिन शेप मेजर माउंटेन सिस्टम। अब देखो आप लोगों की जो ओपनिंग और क्लोजिंग साइकिल्स जो होती हैं ओशन की बेसिन्स की, इससे हम लोगों को क्या बनेगा? माउंटेन्स बनेंगे, जैसे अपलेचियन माउंटेन, कैलेडोनियन माउंटेन, हर्कियन माउंटेन। अब जैसे आपकी दो वो है प्लेट्स, ठीक है, ये आपस में अगर क्लोज हुई मान लो तो क्या होगा? यहाँ पर माउंटेन तैयार हो जाएगा, और फिर अगर ओपन हुई तब आपकी ट्रेंचेस तैयार हो जाएंगी। तो इसीलिए इस तरीके के माउंटेन ओपनिंग और क्लोजिंग से ही हुई है। ठीक है, बार बार इसको ओपन किया क्लोज किया तो क्या हुआ? इसके बीच में कुछ ना कुछ तो सेडिमेंटेशन होता चला जाएगा ना। जब हम लोग माउंटेन बिल्डिंग पढ़ेंगे ना तब ये चीज़ देखना आराम से समझ में आई ये चीज़ है, या आप अपने उसमें यूज़ करोगे। अगला, इंडियन ओशन डिडेंट एग्जिस्ट प्री क्रेटेरियस पीरियड, मतलब प्री क्रेटेरियस पीरियड के पहले इंडियन ओशन होता ही नहीं था। इट्स एवोल्यूशन वॉज ड्रिवन बाय द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट ऑफ द इंडियन प्लेट थ्रू द 33 सी। अब देखो मैं ना इस वाले वीडियो में वो नहीं बताना चाह रहा कि हम लोगों की जो इंडियन प्लेट जो है ना वो यहाँ से टूटकर इधर की तरफ शिफ्ट की और कैसे की है। ठीक है, वो जब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उस टाइम पे ये चीज़ क्लियर करेंगे। ठीक है, मैं चाहता नहीं हूँ कि अलग अलग जगह पे ये चीज़ हो, एक जगह पर सब हो जाना चाहिए। क्या था? मिलियंस ऑफ ईयर अगो ये जो प्लेट थी ना वो इससे चिपकी हुई थी, मैंने पहले बताया था। तो अगर ये प्लेट इससे चिपकी हुई थी तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पे वाटर ही नहीं था। जब ये टूटती हुई ऊपर चलती चली गई तो क्या हुआ? यहाँ पे वाटर आ गया। तो इस चीज़ को इंडियन ओशन बोल रहे थे अपन लोग, क्या बोलेंगे? इंडियन ओशन। समझ में आई ये वाली बात, है ना? तो ये हो गई इंडियन ओशन वाली बात। तो अब ये कब, अब तैरना कब चालू हुई? प्री क्रेटेरियस टाइम में चालू हुई टूट के निकलना। और स्ट्रिपल्ड मैग्नेटिक एनोमलीज, मैंने क्या बताया था लास्ट वीडियो में कि हम लोगों का इस तरीके से एनोमलीज आ रही हैं, ये कहीं पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से ये मिडो से निकलीज हो गई। और सेम हम लोगों की इस साइड भी ऐसी एनोमलीज हो गई। तो क्या स्ट्रिप्स हो गए ना इसका? तो स्ट्रिप्ड मैग्नेटिक एनोमलीज इन द रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन। कहाँ पर? रेड सी पर और गल्फ ऑफ एडन पे। ये क्या शो कर रहा है? फ्लोर स्प्रेडिंग रेट्स। कितनी स्पीड से ये फ्लोर स्प्रेड हो रहा है? 1 to 2 सेंटीमीटर पर ईयर, 1 से 2 सेंटीमीटर पर ईयर स्प्रेड हो रहा है फ्लोर हम लोगों का, और ये अपन लोगों को दिख रहा है। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया रिवील्स फास्ट स्प्रेडिंग। ठीक है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया ने रिवील किया कि पहले स्प्रेड हुई थी। एंड रिज डिफॉर्मेशन, रिज का जो डिफॉर्म हो रही है वो वैलिडेटिंग द डायनेमिक नेचर ऑफ द ईस्ट पैसिफिक राइज। इसी से तो वैलिडेट हो रहा है कि ईस्ट पैसिफिक राइज का जो डायनेमिक नेचर है वो कैसे हुआ है। थर्मल कन्वेक्शन करंट्स फ्रॉम द मेंटल आर कंसीडर्ड की ड्राइवर्स। थर्मल कन्वेक्शन करंट जो हैं मेंटल के, मैंने बताया ना ये वाले जो करंट होते हैं नीचे से जो आ रहे हैं इसको थर्मल कन्वेक्शन करंट बोलते हैं, मेंटल के नीचे वाले। ठीक है, तो इस ये क्या हो जाएगा? की ड्राइवर्स हैं ऑफ द प्लेट मोशन, यही मेन की ड्राइवर है ऑन द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। इसी के कारण कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो रहा है और इसी के कारण हम लोगों का प्लेट मोशन कर रही है। दिस हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफर कॉन्टेक्स्ट टू द प्लेट इंटरेक्शन एंड लॉन्ग टर्म जियोमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आया? आया कि नहीं? अब देखो अगर मैं सिंपल सा एक डायग्राम बना दूं कि हम लोगों का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कैसे हुआ 700 मिलियंस में। तो पहले पेंजिया वन था 700 मिलियन ईयर अगो, तो इस तरीके का पेंजिया था, इसमें दो तरीके वो हो गए। ठीक है, इसके बाद फ्रेगमेंटेड हो गए, डिफॉर्म होना स्टार्ट हो गया ना यहाँ पे 600 से 500 मिलियन ईयर अगो, ये टूटना चालू हो गए। समझ में आई? फिर ड्रिफ्ट हुए कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए तो क्या होगा? कोई कॉन्टिनेंट बाहर की तरफ जाएगा, कोई कॉन्टिनेंट आपस में टकराएगा, है कि नहीं? ये आपस में टकरा गए मान लो, अगर ये आपस में टकराए तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर माउंटेन्स बनेंगे या फिर अपने वोल्केनोज आएंगे या ट्रेंचेस हो गए, कुछ ना कुछ तो हो गई। तो यहाँ पे अपने जैसे एग्जांपल के तौर पे कैलेडोनियन माउंटेन्स बनना चालू हो गए। अब इसके बाद भी अगर आया तो अब ये क्या हुई? और ज़्यादा ये चपकना चालू हुए तो क्या हो गया? हरकिनियन माउंटेन्स बन गए। ठीक है, मोटा मोटा। अब 300 मिलियन ईयर अगो, लगभग 300 200 ही डाल दो इसको, पेंजिया 2 बनना स्टार्ट, पेंजिया 2 हुआ, मतलब ये फिर से जुड़ गए। अब ये पहले टूटे फिर आपस में जुड़ गए, अब इसको बोलते हैं पूरा, ये पूरा का पूरा जैसे ही जुड़ गया उसको बोलेंगे पेंजिया 2, और ये फिर से टूटना चालू हो गए। अब ये कब चालू हुआ? लगभग 150 मिलियन ईयर अगो, जुरासिक एज पे। तो सेपरेट हुआ नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका, दोनों के दोनों ये सेपरेट होना चालू हो गए। कौन कौन से? अफ्रीका और अमेरिका दोनों सेपरेट होना स्टार्ट हो गए। मिड क्रेटेशियस साउथ अमेरिका और अफ्रीका पूरी तरीके से स्प्लिट हो गए, वही नॉर्थ अमेरिका और यूरोप ड्रिफ्ट हो गए दोनों। और आज के टाइम पे क्या है?
अलग अलग प्लेट्स हैं, कुछ छोटी छोटी प्लेट है। मैंने बताया था कुछ मेजर प्लेट्स हैं, कुछ माइनर प्लेट्स हैं, ये मैंने कल के वीडियो में बताया था। बेस्ड ऑन वैलेंटाइन मूरे, ये वैलेंटाइन मूरे ने ये 1970 में बताया था, ठीक है। अब देख लो, सिंपल सी बात है, ये अब हम लोगों का ये टूटना चालू हुआ, ये टूट गया, ये टूटना चालू हुआ, ये टूट गया। यहाँ से जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो एक थी, वो भी टूटना चालू हो गई, ये टूट गई। और ये अभी भी चूंकि अपना ये क्या है, ये भी टूट रहा है थोड़ा सा, मेडागास्कर अलग होके ये भी कुछ सालों में अपने इंडिया से जुड़ जाएगा। और जो अपने मालदीव वगैरह हैं वो डूब जाएंगे पानी के अंदर, है ना। तो इस तरीके से समझ लो, ये चीज़ मोटी मोटी आ गई समझ में। अब देखो मारियाना ट्रेंच मैंने बताया था, जापान के पास में, इसको बोलते हैं मारियाना ट्रेंच। ट्रेंच क्या होता है, खाई होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, सबडक्शन होगा प्लेट का। और ये जो है अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में, ये क्या है, मिड अटलांटिक रिज है। तो यहाँ पर क्या होगा, अपना इस तरीके से प्लेट बनना चालू हो जाएगी, है कि नहीं, डाइवर्जेंट होगा। समझ में आई ये वाली चीज़। अब देखो, अब अपना मेन टॉपिक जो चालू होगा, जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये तो हम लोगों के एग्जाम में लिखने के लिए था। एविडेंसेस क्या है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए। पहला एविडेंस, सीज्मिक एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी। जो प्लेट बाउंड्रीज के ऊपर जो सीज्मिक और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हो रही है ना, वो अपना एविडेंस हो गया। अर्थक्वेक कहाँ आते हैं, और अर्थक्वेक और वॉल्केनिक जो होते हैं ना, वो हमेशा ही हमेशा एक्टिव मार्जिन्स पर होते हैं, जैसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर, मिड अटलांटिक रिज पर। मैंने बताया था पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, मिड अटलांटिक रिज पर, या हिमालयन बेल्ट पर। मतलब जो भी हम लोगों की प्लेट्स हैं ना, उसके ही बाउंड्रीज पे ये चीज़ें हो रही हैं। एग्जांपल 2023 में जो टर्की और सीरिया में अर्थक्वेक नहीं आया था 7.8 मैग्नीट्यूड का, वो क्या हुआ, ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट के कारण हुआ। अ ट्रांसफॉर्म बाउंड्री थी ये, रीअफर्मिंग टेक्टोनिक एक्टिविटी। एक्स्ट्रा पॉइंट अगर देख लिया जाए तो इंडिया की सीस्मिक जोनेशन मैप जो है ना, BIS 2021 में, अगर वहाँ पर लिख के आना है एग्जाम के अंदर, तो उसको अपडेट कर दिया गया। आइडेंटिफाई द हिमालयन बेल्ट एज द जोन 5। अब क्या कर दिया, इसको जोन 5 में डाल दिया गया ड्यू टू ऑनगोइंग प्लेट कन्वर्जेंस। देखो क्या होता है, जो हम लोगों के जो अर्थक्वेक्स होते हैं ना, उनको अपन लोगों ने जोन पार्ट में बांट दिया है। जो जोन 1 जो होता है ना, उसमें कम इंटेंसिटी के अर्थक्वेक आते हैं, और जोन 5 जो होता है उसमें हाईएस्ट इंटेंसिटी के अर्थक्वेक आ सकते हैं। समझ में आया। तो अभी जो लेटेस्ट जो किया है ना, पहले हम लोगों का जो इंडिया था ना, वो मैक्सिमम जोन 4 में आता था। अब क्या हो गया है, इसको जोन 5 के अंदर डाल दिया गया है। समझ में आया। देखो जैसे ये है पूरे वर्ल्ड का, अगर मैं सीज्मिक जोन्स दिखाऊं, तो अगर अपन हाथों से बना के आएंगे तो साउथ ऐसे बना दो, ये जोन 4 था, अब इसको जोन 5 के अंदर डाल दे कि यहाँ पे जितनी इंटेंसिटी आ जाते हैं। अगर मैं अंदर की बात करूँ तो और कम कम होते चले जाएंगे। ये देखो, ये जोन 4 वाला इंटेंसिटी वाले वो है। अगर इसमें देखा जाए, ये वाला देखो, ये पूरा वर्ल्ड मैप बना हुआ है। इसमें देखो जोन 1 जे हो गया, जोन 4 जे हो गया, जोन 5 जे हो गया, जोन 1 जे है, 2 ये वाला हो गया। ये क्या है, रिंग ऑफ फायर है, यहाँ पर भी तो आते हैं। तो ये जोन 5 है, ऑब्वियस सी बात है। तो जहाँ भी आपको प्लेट बाउंड्रीज दिखाई देंगी, वहाँ पे आप लोगों की सीज्मिक एक्टिविटीज़ होनी ही है। जो और जब हम लोग डिजास्टर्स पढ़ेंगे उस टाइम पे, अर्थक्वेक्स जब देखेंगे, तो और अच्छी तरीके से ये चीज़ें समझ लेंगे। ये भी मोटा मोटा बताया। सेकंड क्या है, ओशन फ्लोर मैपिंग एंड मैग्नेटिक एनोमलीज। वही मैंने बताया, आज के टाइम पे क्या हुआ, ओशन फ्लोर की मैपिंग होने लगी है, सिमेट्रिकल मैग्नेटिक स्ट्रिप्स हो रही हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, वही चीज़ फिर से बता रहा हूँ। ओशनिक रिज रिफ्लेक्ट द जियोमैग्नेटिक रिवर्सल ड्यूरिंग द क्रस्ट फॉर्मेशन। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो नासा का जो मैग्नेटोस्फेरिक मल्टी स्केल मिशन जो है, याद रखना, नासा का मैग्नेटोस्फेरिक मल्टी स्केल मिशन MMS है, हैज़ इम्प्रूव्ड ओवर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बिहेवियर अक्रॉस द रीज। समझ में आई। इसने इम्प्रूव किया है अंडरस्टैंड करने में मैग्नेटिक फील्ड बिहेवियर को हम लोगों की रीच के ऊपर, क्योंकि पहले तो वर्ल्ड वॉर 1 के पहले तो ये दिमाग नहीं लगाया था, ओशंस के नीचे तो जाते ही नहीं थे जब तक सोनार नहीं आया था, है ना। एक्स्ट्रा पॉइंट अगर देखेंगे तो इंडियन ओशनिक रिच सिस्टम स्पेशली लक्षद्वीप इज नाउ बीइंग रीमैप्ड बाय NIOT 2024 में है, ठीक है, अंडर द डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन के थ्रू हम लोगों ने इंडियन ओशन रिच सिस्टम को, स्पेशली देखा जाए लक्षद्वीप को, हम लोगों ने क्या किया, रीमैप किया गया। समझ में आया। अगला, एज पैटर्न एंड ओशनिक क्रस्ट। अब देखो सेम के सेम आप चाहो तो ऐसा ही डायग्राम बना के आ सकते हो, बट यहाँ पे आप लोग ये जो है आपके क्या नहीं करोगे, ये मैग्नेटिक बिहेवियर ना दिखा के आप लोग यहाँ पे स्ट्रिप बना लोगे। ये होगा आपका न्यू, ये होगा आपका मीडियम, ये होगा यहाँ पे ओल्ड। समझ में आया। तो इस तरीके से इस वाले पॉइंट में ये बना के आ सकते हो, ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे रेडियोमेट्रिक डेटिंग की हम लोगों ने, तो इससे क्या हुआ, इससे हम लोगों को पता चला कि जो क्रस्ट जो है
वो ओल्ड होती चली जाती है जैसे जैसे हम लोग रिज से दूर चलते चले जाते हैं। ओल्डेस्ट पैसिफिक क्रस्ट जो है ना वो 180 मिलियन ईयर ओल्ड हो गया। समझ में आया? ओल्डेस्ट पैसिफिक क्रस्ट जो हम लोगों को दिखी है वो 180 मिलियन ईयर ओल्ड है, तो मतलब काफ़ी नई है कि नहीं, कंपेयर टू योर यंगेस्ट क्रस्ट एट द मिड रीजेस। ठीक है, एग्जांपल अगर देखा जाए तो 2022 में IODP एक्सपीडिशन इन द अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन वाला वो है, कंफर्म द सिस्टमेटिक क्रस्ट बीइंग अवे फ्रॉम द रिज। इसने कंफर्म कर दिया, IODP एक्सपीडिशन ने इसको कंफर्म कर दिया कि अटलांटिक ओशन जो है वो सिमेट्रिकल क्रिस्टल एजिंग है ना, वो अपनी रिज से दूर होती चली जा रही है। वही कि अगर ये मेरा रिज है तो इधर भी मेरी जितनी एज है सेम एज इतनी होगी, इसके बाद जो एज मेरी इस पे है वही एज मेरी इस पे होगी, और ये टाइम के साथ ओल्ड होती चली जाएगी। वही चीज़ ये बोलने की कोशिश कर रहा है। एक्स्ट्रा पॉइंट अगर लिखना है, बे ऑफ बंगाल सेडिमेंट्स ऑन द ओशन फ्लोर shows the varied age pattern due to the subduction of the Indian plate under the सुंडा प्लेट। समझ में आई ये चीज़? सुंडा प्लेट के अंदर ये है सबड्यूट करता चला जा रहा है। अब देखो, अगर इसमें आपको डायग्राम बना के आना, आप सिंपल सा बना के आ सकते हो। देखो, ये जो है हम लोगों का, ये क्या है हम लोगों का, ये नॉर्थ अमेरिका है। मैं अगर इसको बनाऊँ, ये मेरा ये अपना नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है कि नहीं? ये हम लोगों का क्या है, अपना ये जापान वाला इलाका है, एशिया वाला इलाका है। ठीक है, यूरोप ये है हम लोगों का। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर क्या है, आइलैंड्स बने हुए हैं। तो जब हम लोगों ने इसकी डेटिंग की तो ये क्या है, ये हम लोगों के यंग हैं, ये मिड हैं, ये ओल्ड हैं। तो ये जो है 2 to 3 मिलियन ईयर यंग है, ये अपने लगभग 5 to 7 मिलियन ईयर ओल्ड हैं। कोई एम्परर सी माउंटेन चेन है, ये हम लोगों का हवाईयन माउंटेन्स हैं। समझ में आई? तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि वहाँ से दूर जाते जाते ये ओल्डनेस बढ़ती चली जा रही है। समझ में आई ये वाली बात? अगला एविडेंस जो आप लोगों का उसका था जिग्सॉ फिट। सेम के सेम कुछ आप लोग बोल रहे होंगे कि कुछ जो एविडेंसेस हैं वो हम लोगों के ओवरलैप कर रहे हैं। भाई क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी थ्योरी तो वहीं से यही है ना, सी फ्लोर स्प्रेडिंग से ही तो हम लोगों की ये थ्योरी क्या हुई है, बनना स्टार्ट हुई है। तो इसीलिए हम लोगों की ये भी ओवरलैप कर रहे हैं। तो वही इंटरलॉकिंग फिट है साउथ अमेरिका और अफ्रीका का। इससे ही तो हम लोगों को पता चला कि हाँ भाई पॉसिबिलिटीज़ है। और जो एग्जांपल देखा था GIS बेस्ड रिकंस्ट्रक्शन 2023 में जो था, यूनिवर्सिटी ऑफ ओल्सो, इसने शो किया एक्यूरेट प्री ड्रिफ्ट अलाइनमेंट यूजिंग AI टूल्स। AI टूल्स के हिसाब से इनने बिल्कुल एक्यूरेट प्री ड्रिफ्ट अलाइनमेंट बता दिया था कि इस तरीके का वो होगा। इसके बाद एक्स्ट्रा पॉइंट अगर लिखना है तो गोंडवाना स्टडीज़ इन इंडिया। अब ये क्या है ना, एक्स्ट्रा पॉइंट का मतलब होता है पेपर 2 के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। गोंडवाना स्टडीज़ इन इंडिया, जैसे दामोदर वैली, ये शो करता है इंडिया वॉज वंस अटैच्ड टू द एंटार्क्टिका एंड अफ्रीका। इसने ही शो किया, गोंडवाना स्टडीज़ ने ये शो किया कि जो दामोदर वैली जो है उसने शो किया हम लोगों को कि हम लोगों का जो इंडिया था वो एंटार्क्टिका और अफ्रीका दोनों से अटैच्ड था एक टाइम पे। समझ में आई ये वाली बात? ठीक है। फिफ्थ, कोई फॉसिल एंड स्ट्रेटिग्राफिक कलेक्शन कोरिलेशन। फॉसिल जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ग्लोसोप्टेरिस देख लो, ग्लोसोप्टेरिस और मेजोसोरस, ये फाउंड मिले हुए थे हम लोगों को कहाँ पर, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया और एंटार्क्टिका में। ठीक है, एग्जाम्पल देख लिया जाए। अब देखो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि देखो अफ्रीका साउथ अमेरिका से कितना दूर है, साउथ अमेरिका इंडिया से कितना दूर है, ये कितना दूर है, तो फिर एक जैसे कैसे हो गए? एंटार्क्टिका तो भैया बिल्कुल साउथ में चला गया। समझ में आया ना? तो फिर ये कैसे हो गए? तो ये यही रीज़न है कि भाई या तो ये तैर रही हैं आपस में, है कि नहीं? सीधी सीधी बात। एग्जाम्पल देखा जाए, ग्लोसोप्टेरिस फॉसिल फाउंड इन द रानीगंज कोल्डफील्ड सपोर्ट कर रही हैं कि इंडिया का गोंडवाना लैंड कनेक्शन, कि ये बता रही हैं कि भाई हाँ हम गोंडवाना लैंड के पार्ट थे। ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट अगर देखा जाए तो गोंडवाना रिसर्च जर्नल 2022 ने हाईलाइट किया कि कैसे फॉसिल हेल्प कर रहा है अंडरस्टैंड करने में पैलियो क्लाइमेटिक एंड पैलियो जियोग्राफी को। ठीक है। वॉल्केनिक आइलैंड का अब अगला एविडेंस क्या है, वॉल्केनिक आइलैंड चेन एंड हॉट स्पॉट। इसने देखा कि चेन जैसे हवाईयन फ्रॉम फॉर्म एज अ प्लेट
मूव ओवर द स्टेशनरी मेंटल। ये क्या बोल रहा है कि जो हवाईयन जो चेन है, देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या बताया था कि ये जो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर मेरा जो है लिथोस्फीयर मूव कर रहा है ना, ऐसे ही मेरा स्लाइड कर रहा है। अब मान लो ये वाला इलाका, यहाँ पर तो लावा भरा हुआ है, अगर कोई भी चीज़ यहाँ से जाएगी तो क्या होगा, ये लावा तो वहीं पर चलता चला जाएगा ना। तो इसीलिए इसके नीचे अगर लावा का वो नहीं है फिर भी यहाँ पे आइलैंड बने हुए हैं, तो ये तो प्रूव कर रहा है कि भाई ये ऊपर से निकली होगी। तो बस वही चीज़ बताने की कोशिश की है कि जो चेन जैसे हवाईयन चेन है, फॉर्म अ प्लेट मूव ओवर द स्टेशनरी मेंटल प्लूम, क्रिएट अ टाइम सीक्वेंस ऑफ द वॉल्केनिक आइलैंड। एग्जाम्पल अगर देंगे तो 2012 का इरप्शन ऑफ द मोना लोआ, जो हवाई में जो इरप्शन हुआ था, वो रिवाइव कर गया इंटरेस्ट इन द हॉट स्पॉट वॉल्केनिज्म एंड रियल टाइम मेंटल प्लूम ऑब्जर्वेशन को। ठीक है, इससे बिल्कुल पहले तो आप सोच लिया था कि होगा कि नहीं होगा, भाई इससे और ज़्यादा रिवाइव करेगा कि उसके ऊपर से निकल रही है अपनी प्लेट। तो ये क्या हुआ, हवाईयन जो मोआना लोआ है ना, उससे रिवाइव हुआ है इस चीज़ का हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म के कारण। एक्स्ट्रा पॉइंट अगर डालें तो इंडियन प्लेट पास्ड ओवर द रीयूनियन हॉटस्पॉट, एक हॉटस्पॉट था रीयूनियन, वहाँ से हम लोगों की इंडियन प्लेट जैसी पास हुई तो उससे फॉर्म क्या हुआ, डेक्कन ट्रैप फॉर्म हुआ 65 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, क्योंकि आप सबसे पहले आप लोगों के माइंड में ये आएगा ना कि भाई डेक्कन प्लेटू के ऊपर लावा वाले रॉक्स कैसे आ गए। वो रीज़न यही है कि यहाँ पर क्या है, अब जैसे देखो ये क्या है, नीचे मेरा एक हॉटस्पॉट बना हुआ है, इसके ऊपर से मेरी जो प्लेट थी इंडियन प्लेट, ये तैरते हुए ही गई थी ऊपर ऊपर, तो इस यहाँ के ऊपर से भी तो निकली थी। जब यहाँ के ऊपर से निकलेगी तो लावास वगैरह निकलेंगे, तो इसका मतलब ये वाली प्लेट के ऊपर ये डेक्कन लावा आ गया। तो जैसे रियूनियन हुआ, फिर मॉरिशियस हुआ, फिर चागोस आइलैंड्स हुए, आर्किपेलिगोस हुए। तो ये क्या हुए, ये वाले किसके कारण बने हुए हैं, हॉट स्पॉट के कारण बने हुए हैं। ये क्या है, मेरा मेडागास्कर है, ये मेरा अफ्रीका है कि नहीं। तो ये लोकेशन दिमाग में रखना, समझ में आया। आप देखो वही तरीका वही है, मेंटल प्लूम बना है, अगर आप वहाँ पे बना के आओगे तो ये मेंटल प्लूम हो गया, तो हमेशा यहीं से तो ड्रावा निकलेगा। और अगर मेरी प्लेट मूव करेगी तो मेरी प्लेट मूव करती चली जाएगी, तो कैसे करती चली जाएगी, इस तरीके से दूर चलते चले जाओ, है कि नहीं। तो ओल्डर आइलैंड ये था मेरा, तो यहाँ पर मेरा कोई आइलैंड बना है, भाई टाइम के साथ डिग्रेशन भी तो हो सकता है, तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। यंगर आइलैंड जो और पास में एक्टिव वॉल्केनो अभी है ही यहाँ पे, कुछ टाइम बाद जब ये और खिसक जाएगी तो ये एक्टिव वॉल्केनो ना होकर ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ पे मेरा आइलैंड तैयार हो जाएगा, और इसके बाद वाली जो प्लेट जो आ रही है वो यहाँ पे अपना एक्टिव वॉल्केनो हो जाएगा। समझ में आ गई ये वाली बात, नॉर्मल। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 7th, सैटेलाइट एंड जीपीएस मेजरमेंट। ये तो कौन भूल सकता है कि भाई सैटेलाइट और जीपीएस मेजरमेंट से हम डायरेक्ट एविडेंसेस ले रहे हैं। जीपीएस ने ये कंफर्म किया कि प्लेट जो है वो कंटिन्यूसली मूव कर रही हैं। जैसे इंडियन प्लेट है हम लोगों की 5 सेंटीमीटर पर ईयर नॉर्थवर्ड की तरफ मूव कर रही है। किधर की तरफ मूव कर रही है, नॉर्थवर्ड। वैसे देखा जाए एक्चुअल में तो नॉर्थ ईस्टर्न साइड की तरफ मूव करती है, लेकिन वो तो कुछ दूसरे फोर्सेस के कारण होता है। तो नॉर्थवर्ड मूव कर रही है 5 सेंटीमीटर पर ईयर। एग्जाम्पल, इसरो और एनआरएससी मतलब नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने 2023 में पब्लिश किया सैटेलाइट डाटा, जिसने शो किया कि स्ट्रेन ऑफ अक्यूमुलेशन इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया पॉसिबल प्रिकर्सर ऑफ द फ्यूचर सीज्मिक इवेंट। भाई फ्यूचर में जो सीज्मिक इवेंट होने वाले हैं वो इसके क्या हो गए, प्रिकर्सर हो गए, क्योंकि वो शो कर रहा है अक्यूमुलेशन इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। एक्स्ट्रा पॉइंट अगर देखा जाए, these real-time GPS networks are part of Indian seismic hazard risk mitigation project. These real-time GPS network जो हैं हम लोगों को क्या दिखा रहे हैं भाई, सीज्मिक हजार्ड दिखा रहे हैं, रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट को हम लोग देख पा रहे हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये 7th पॉइंट। 8th पॉइंट देखो जाए, ओशनिक ट्रेंच एंड द सबडक्शन जोन। क्या, ओशियनिक ट्रेंच एंड द सबडक्शन जोन। ट्रेंच जैसे मारियाना ट्रेंच मैंने भी दिखाया था, फ्रॉम वेयर एन ओशन प्लेट इज बीइंग सबडक्टेड नियर बीनीथ दी अनदर प्लेट, दूसरी प्लेट के नीचे। एग्जांपल, जैसे सुंडा ट्रेंच की अगर बात करूं, रिस्पॉन्सिबल है अर्थक्वेक और सुनामी के, कहाँ पर, अंडमान और निकोबार रीजन में, याद रखना। अंडमान और निकोबार रीजन में अर्थक्वेक और सुनामी का रीजन क्या है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, सुंडा ट्रेंच है। लास्ट मेजर क्वेक इन 2004 आफ्टर शॉकिंग इवेंट इन 2022। एक्स्ट्रा पॉइंट अगर डालोगे तो इंडियन प्लेट इज करंटली बीइंग सबडक्टेड अंडर द बर्मीज प्लेट। देखो वैसे देखा जाए, अब अपन लोग क्या बोलते हैं कि जो इंडियन प्लेट जो है वो क्या हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है क्योंकि कॉन्टिनेंटल है, लेकिन कुछ तो सबडक्शन हो ही रहा है ना।
सबडक्शन कहाँ हो रहा है, बर्मीज प्लेट के नीचे हो रहा है, कॉजिंग फ्रिक्वेंट क्वेक्स इन नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में फ्रिक्वेंट क्वेक्स आ रहे हैं। अब देखो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको कन्वर्जेंट बाउंड्रीज के बारे में बता दिया था, अभी आप इसको एनिमेशन के थ्रू भी समझ लो। देखो कन्वर्जेंट है, डिस्ट्रक्टिव है, तो भाई एक जो भी आपकी हैवी वाली होगी वो क्या होगी, ऊपर रहेगी, जो अपनी सॉरी हैवी वाली जो होगी, ये लाइट है, ये हैवी है, ये ओशनिक है ना, तो ओशनिक हैवी है तो वो क्या होगी, नीचे सबडक्ट कर रही है, और जो ओशनिक है वो इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोगों का सब क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, डिस्ट्रक्टिव होती है ये चीज़, ठीक है। अगर और भी बताऊं, नेक्स्ट वाली डाइवर्जेंट कैसे होता है, मैंने बताया ना रिफ्ट वैली क्रिएट हो जाती है, तो रिफ्टिंग देखो इस तरीके से हो रही है, ऊपर तो पत्थर है तो ये नीचे खिसक गया, तो ये रिफ्टिंग हो गई, रिफ्ट वैली आ गई। और ये क्या हो रहा है, दूर जाता चला जा रहा है कि नहीं, जब ये दूर जाता चला जा रहा है तो क्या हो गया, मेरा कंस्ट्रक्टिव हो गया, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री हो गई। अगर ट्रांसफॉर्म की बात करें तो अगर दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे से अलग अलग जाएं, 1 मिनट में ट्रांसफॉर्म दिखाता हूँ, वेट, ये आ गई ट्रांसवर्स या कंजर्वेटिव। तो देखो दो प्लेट आपस में खिसक रही हैं, तो ना तो ये कोई बन रही है ना ये डिस्ट्रॉय हो रही है, बस आपस में एक दूसरे से टकरा के जा रही हैं, इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव ट्रांसवर्स। समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट एविडेंस, नाइन्थ, वो तो मैंने लास्ट का बता दिया, नाइन्थ एविडेंस, ऑफियोलाइट्स एंड सतर जोन। ऑफियोलाइट्स एंड सतर जोन, ये क्या होते हैं ऑफियोलाइट्स, देखो पहली बात तो मैं भी बताता हूँ, ऑफियोलाइट्स क्या होते हैं, कुछ नहीं होता है, कुछ स्लाइस होती हैं एंशिएंट ओशन की, एंशिएंट ओशनिक क्रस्ट की कुछ स्लाइड होती हैं, और अपर मेंटल की, जो कि अपलिफ्टेड हैं और एक्सपोज्ड हो चुकी हैं लैंड को, ऑफन एट द कॉन्टिनेंटल कोलिजन जोन। जब भी कॉन्टिनेंट का कोलिजन होता है ना, तो मैंने क्या बताया था, अब ये तो चूंकि मेरी क्या हो गई, ओशनिक चीज़ हो गई, और थोड़ा सा नीचे वाला हो गया। अब क्या होगा, जब मेरी दो प्लेट टकराती हैं तो वो ऊपर की तरफ नहीं उठ जाती, जैसे वो ऊपर उठ गई तो इट मीन्स वो क्या हुआ, मेरा ओशन से ऊपर आ गई, वो क्या आ गई, यहाँ पर मेरी वो क्या आ गई, स्लाइस आ गई। तो इस स्लाइस को मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑफियोलाइट्स, क्या बोल रहा हूँ, ऑफियोलाइट्स। अब यही वाली चीज़ हो गई, ऑफियोलाइट्स आर द ओशन क्रस्ट फ्रेगमेंट अपलिफ्टेड ऑनटू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ड्यूरिंग द कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस हो रहा है तभी तो, मार्किंग एंशिएंट प्लेट बाउंड्रीज, ठीक है। एग्जाम्पल देखा जाए, इंडिया, इंडस यारलंग सांगपो सतर जोन, इंडस यारलंग सांगपो सतर जोन, लद्दाख के अंदर जो है, ऑफिलाइट्स प्रूविंग द इंडियाज यूरेशियन कोलिजन। एक्स्ट्रा पॉइंट देखा जाए तो जंस्कर ऑफिलाइट्स कॉम्प्लेक्स जो है ना, वो 2023 में GIS ने डिक्लेयर कर दिया की साइट फॉर द जियो टूरिज्म एंड टेक्टोनिक स्टडीज़। क्यों, क्योंकि भाई आप लोगों को समुद्र के नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं है देखने की कि कैसा स्ट्रक्चर है, वो आपका वो समुद्र के जो नीचे था स्ट्रक्चर वही ऊपर उठ गया है ना। तो बस ये देखो, ये है हम लोगों के, ये वाली जो है ना, ये क्या हुआ, ये क्या है, ऑफिलाइट्स हैं, क्या है, ऑफिलाइट्स हैं। अब जस्कर रीजन्स देख लो, इस तरीके के हो गए हैं, ये सॉरी, ये हो गया जस्कर रीजन। देखो अब इस तरीके के जो बन रहे हैं यहाँ पर, ये इस तरीके का, ये इनको क्या बोलेंगे, ऑफिलाइट्स बोलेंगे। अलग ही स्ट्रक्चर है, ये पहले क्या था, एंशिएंट टाइम में। अब देखो ये वाला, ये रीजन जो दिख रहा है, ये अलग ही टाइप का दिख रहा है। तो ये मेन आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट नहीं होती, ये मेंटल से निकल के आके ऊपर, जो पहले समुद्र के नीचे थी वो क्या हो गई, ऊपर की तरफ आ गई। तो ये चीज़ अपनी जस्कर रीजन में देखने को मिल गई, इसीलिए इसको इको टूरिज्म के अंदर डाल रहे हैं। समझ में आई ये वाली बात। नेक्स्ट, अपलिफ्ट ऑफ द फोल्ड माउंटेन्स। नेक्स्ट एविडेंस क्या है, अपलिफ्ट ऑफ द फोल्ड माउंटेन्स। फॉर एग्जांपल हिमालय, जब हम लोग वो माउंटेन बिल्डिंग्स की प्रोसेस पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि फोल्ड माउंटेन्स क्या हैं, रिफ्ट वैलीज क्या हैं, है कि नहीं, तो समझ में आएगा। तो अभी आप बस ये समझ लो कि जब भी दो प्लेट्स आपस में कंप्रेस करती हैं, तो जो माउंटेन बनता है फ्रेगमेंट के कारण, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। समझ में आया। जैसे हिमालयास, हिमालयास आर राइजिंग, और हिमालय जो है ना वो अभी भी राइज कर रहे हैं ड्यू टू द इंडियन प्लेट कॉलिजन विद द यूरेशियन प्लेट कॉलिजन। वही मैंने बोला, दो प्लेट टकराएंगी, तो इंडियन प्लेट कॉलिजन और यूरेशियन प्लेट कॉलिजन के कारण क्या हो रहा है, हम लोगों का हिमालय जो है अभी भी राइज कर रहा है। अ क्लासिक केस ऑफ द कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। एग्जाम्पल, प्रेजेंस ऑफ मरीन फॉसिल्स लाइक अमोनाइट्स एट द 13,000 फीट इन स्पीति वैली। अब देखो लोग स्पीति वैली घूमने जाते हैं हम लोग, है कि नहीं, इंडिया में सबसे कितनी बढ़िया जगह है। स्पीति वैली में 13,000 फीट पर
हम लोगों को मरीन फॉसिल्स देखने को मिले हैं। भाई कैसे पॉसिबल है? भाई यही प्रूफ कर रहा है कि हम लोगों का जो हिमालय है वो अपलिफ्ट हुआ है फ्रॉम एंशंट तैथिस सी। जो हम लोगों की प्लेट के बीच में जो सी था ना, उसको हम लोग तैथिस सी बोलते थे। समझ में आया? तो ये मैं और बताऊंगा जब हम लोग जियो सिंक्लाइंस वगैरह करेंगे, तब आपको एग्जैक्ट समझ में आएगी ये चीज़ें क्या है। तो 33 से हम लोगों को अब बताओ, खुश हो जो 13,000 फीट पर हम लोगों का मरीन फॉसिल्स मिले हैं जो समुद्र में मिलते थे। वो कैसे आ गए? कि कोई उठा के ऊपर लेके ही चला गया क्या? नहीं ना, मतलब वो ऊपर उठता चला जा रहा है। एक्स्ट्रा पॉइंट अगर डालेंगे तो इसरो का कार्टोसैट 3 जो मिशन था, इसने कंफर्म किया कि वर्टिकल राइज इन पार्ट ऑफ द हिमालयाज बाय 2 to 3 mm पर ईयर। समझ में आया? जैसे हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सबडक्शन भी हो रहा है थोड़ा सा, और ये आपस में ऊपर उठता चला जा रहा है। 33 आपस में चले गए और ये चलते जा रहा है, कुछ क्रैक्स आ रहे हैं तो अलग अलग जगह पर होते चले गए, है कि नहीं? नाउ ये तो अपन लोगों ने क्या देख ली, उसके एविडेंसेस। अब देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स। देखो क्या कुछ तो लिमिटेशंस होंगी ना। तो प्लेट्स जो हैं वो परफेक्टली रिजिड नहीं है। एक तो अपना जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो बोलता है ना, वो बोलता था कि वे रिजिड प्लेट्स हैं, हार्ड प्लेट्स हैं, कोल्ड हैं, कम्प्लीटली रिजिड्स हैं। ये क्या बोलता था? प्लेट टेक्टोनिक्स बोलता था। लेकिन रियलिटी में प्लेट जो है उसको वो बेंड भी हो सकती हैं, डिफॉर्म भी हो सकती है, और जो क्रैक जो पड़ रहे हैं वो भी तो पढ़ सकते हैं ना। एग्जाम्पल, डीप फोकस अर्थक्वेक इन वदाई वेन्यू ऑफ जोन indicate bending and internal deformation of the subduction plate. Second, incomplete explanation of the mental convection. भाई मेंटल कन्वेक्शन उन्होंने दिया लेकिन इनकम्प्लीट दिया। थ्योरी ने क्या बोला कि जो प्लेट जो मूव कर रही है ना, वो कन्वेक्शन करंट के कारण कर रही हैं, मेंटल के। लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक्सप्लेन नहीं कर रही कि कहाँ पर एग्जैक्टली ये करंट ओरिजिनेट हो रहे हैं, किस पैटर्न में हो रहे हैं, क्या इसका एनर्जी सोर्स है चालू होने का, पता ही नहीं है। मतलब वेयर, व्हेन, वाई, ये इसके आंसर के जवाब दिए ही, क्वेश्चन के आंसर दिए ही नहीं। तो अब अगर एग्जांपल देखें तो मॉडर्न स्टडीज लाइक सीस्मिक टोमोग्राफी, ठीक है, सीस्मिक टोमोग्राफी सोर्स कॉम्प्लेक्स एंड अनइवन मेंटल कन्वेक्शन, नॉट सिंपल सिमेट्रिक सेल, नॉट सिंपल सिमेट्रिकल सेल। समझ में आया ये वाली बात? मतलब मॉडर्न स्टडीज़ जो हैं, जैसे आप लोगों की सीज्मिक टोपोग्राफी, इसने क्या शो किया आप लोगों को कि कॉम्प्लेक्स और अनइवन मेंटल कन्वेक्शन हो रहा है, कोई सिंपल सिमेट्रिकल सेल नहीं है। अपन लोगों ने तो मोटा मोटा भी ये बता दिया था कि भाई ऐसे सेल हैं, वो आपस में चलते हैं, इस तरीके से कन्वेक्शन हो गया। भाई ऐसा नहीं है, ये सिंपल नहीं है, ये क्या है, अनइवन है और कॉम्प्लेक्स है काफ़ी ये वाला फिनोमिना। मैंने अभी बताया ना वो सिंपल फिनोमिना था, एक्चुअल में नहीं है ये चीज़। नाउ नो एक्सप्लेनेशन ऑफ द हॉट स्पॉट। देखो हम लोगों ने देखा कि हॉट स्पॉट तो है, थ्योरी ने रिकॉग्नाइज भी किया हॉट स्पॉट को, लेकिन ये नहीं बता पाया कि हॉट स्पॉट का ओरिजिन क्या है या फिर उसकी फिक्स पोजीशन क्या है। समझ में आया? हॉट स्पॉट की फिक्स पोजीशन अभी तक पता नहीं चल पाई है, किससे? प्लेट टेक्टोनिक्स से। लेकिन रियलिटी में हॉट स्पॉट जो हैं वो लिंक कर रहे हैं डीप मेंटल प्लूम से। किससे? डीप मेंटल प्लूम से ये लिंक कर रहे हैं, और इंडिपेंडेंट है प्लेट बाउंड्री से। भाई प्लेट बाउंड्री से इसका कोई मतलब नहीं है। तभी तो हम लोगों ने जब स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था कि जो क्रस्ट है वो मेंटल से पूरी तरीके से, साफ तरीके से अलग नहीं है। आप लोग नहीं बता सकते कि कहाँ पर हम लोगों की क्रस्ट खत्म हुई है, कहाँ पर हम लोगों की मेंटल चालू हुई है। समझ में आया ये वाली बात? नाउ अगर मैं देखूं एग्जांपल के तौर पे, तो जो हवाईयन आइलैंड की मैं बात करूं, तो हवाईयन आइलैंड चेन जो है वो कहाँ पर जा रहे हैं? मिडल ऑफ द पैसिफिक प्लेट पर हैं। इससे एक्सप्लेन हो रहा है कि प्लूम थ्योरी जो है वो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी से ज़्यादा हम लोगों को ये एक्सप्लेन कर रहा है। मतलब प्लेट टेक्टोनिक्स से ज़्यादा ये प्लूम थ्योरी को सपोर्ट कर रहा है। करंट लिंकेज अगर देखें तो इंटरनेशनल ओशन डिस्कवरी प्रोग्राम जो है वो रिसर्च कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है डीप मेंटल ओरिजिन ऑफ द हॉट स्पॉट का। समझ में आई? अजम्पशंस ऑफ द कांस्टेंट अर्थ सरफेस। अभी तक क्या कर रहे थे? मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम लोगों की जो अर्थ है उसका साइज क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या बोल रही थी कि भाई आप लोगों की जो प्लेट है ना वो यहाँ से तो बन रही है, मतलब यहाँ से तो नई नई बन रही है, लेकिन जब यहाँ पे सबडक्ट हो रही है तो यहाँ पे ख़त्म भी हो रही है। तो इससे मैंने अपन लोगों ने क्या बोल दिया था कि जो अर्थ जो है वो उसका स्ट्रक्चर जो है, जो सरफेस एरिया है वो क्या है, हम लोगों का कांस्टेंट है। लेकिन एक्चुअल में
देखो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अज्यूम्स दैट क्रस्ट क्रिएटेड इक्वल्स टू क्रस्ट डिस्ट्रॉयड, अपन बोलते हैं जितना बन रहा है उतना डिस्ट्रॉय हो रहा है, और इससे क्या हो रहा है, हम लोगों का जो अर्थ का सरफेस है वो कांस्टेंट है। लेकिन नई फाइंडिंग से पता चला है कि जो क्रस्ट जो बन रहा है ना डाइवर्जेंट बाउंड्री पे, और जो सबडक्टेंट बाउंड्रीज पे जो कन्वर्जेंट हो रहा है, सबडक्टेड बाउंड्रीज पे जो वो हो रहा है वो उससे ज़्यादा हो रहा है। मतलब हम लोगों की जो ख़त्म जो हो रही है ना वो स्लो हो रही हैं और बन बहुत जल्दी रही हैं। समझ में आया? तो जो मोर क्रस्ट जो है ना वो बन रही है हम लोगों की डाइवर्जेंट बाउंड्री पे, सबडक्टेड बाउंड्रीज पे जो खत्म हो रही है उससे भी ज़्यादा। तो इसका मतलब नेट क्या होगा, वो पॉजिटिव ही तो होगा, तो इसका मतलब ज़्यादा होती जा रही है। एग्जाम्पल एक्टिव स्प्रेडिंग ऑफ मिड अटलांटिक, जैसे मैंने ये बताया कि एटलांटिक रिज जो है वो बढ़ती जा रही है, और वीकर सबडक्शन इन द इंडियन ओशन ट्रेंच सिस्टम। समझ में आया ना? अगला, डज नॉट एक्सप्लेन वर्टिकल क्रिस्टल, क्या ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है वर्टिकल क्रिस्टल मूवमेंट को। उसने क्या बताया, अभी तक सिर्फ हॉरिजॉन्टल क्रिस्टल मूवमेंट को बताया है, लेकिन वर्टिकल कैसे मूव कर रहा है उसको नहीं बता पाया। इस थ्योरी ने केवल किस पर फोकस किया है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट पे। कौन कौन से, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, ट्रांसफॉर्म। लिमिटेशंस क्या हो गई, ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा वर्टिकल अपलिफ्टमेंट को सबसिडिंग इन द सम रीजन, कुछ रीजन्स में अपना क्या है वर्टिकल भी हो रहा है अपलिफ्ट। अब जैसे एग्जांपल तिब्बतन प्लेटू जो है, आप लोगों को तो इंडिया का देखा होगा ना, अपना कितना ऊपर अपना तिब्बतन प्लेटू बना हुआ है इंडिया चाइना के बॉर्डर के ऊपर, ठीक है। तो इन्वॉल्व लोअर क्रिस्टल फ्लो, नॉट जस्ट हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन। समझ में आया? हिमालयन अपलिफ्ट कंटिन्यूस डिस्पाइट, अब देखो हिमालय अभी भी अपलिफ्ट कर रहा है, हिमालय अपलिफ्ट कभी भी कर रहा है डिस्पाइट ये आपस में चिपक गई हैं अभी भी प्लेट। ये अगर ये प्लेट अभी भी चिपक गई है तो फिर अभी भी कैसे वर्टिकली अपवर्ड कर रहा है भाई, कितना, एक तो लिमिट होगी ना, फ्रैक्चर भी हो सकता है, तो ये अभी भी अपलिफ्ट कर रहा है, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लैक ऑफ क्लाइमेट और द सी, भाई इसने क्लाइमेट या सी का तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाया कि कोई भी इंटीग्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस थ्योरी ने कभी भी कनेक्ट ही नहीं किया टेक्टोनिक एक्टिविटी को विथ लॉन्ग टर्म क्लाइमेटिक चेंज। बट इन रियलिटी जो प्लेट पोजीशन जो होती है ना वो चेंज करती हैं ओशन, जो चेंज होती है ओशन करंट के साथ और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के साथ। ऑब्वियस सी बात है, ओशन करंट क्या होते हैं भाई, नीचे से ऊपर। मैं आप जब ओशन फ्लोर के बारे में बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कि भाई हॉट करंट, कोल्ड करंट क्या होते हैं। अब सीधा सीधा आप बताओ कि ऊपर कोई चीज़ तट पर अगर गर्म हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है वो नीचे भी तो ठंडी गर्म होगी, तो वो भी सर्कुलेशन होगा। तो पूरा का पूरा जो हम लोगों का ओशन है वो पूरा सर्कुलेट कर रहा है। बस अभी मैंने मोटा मोटा बता दिया, मैं अब वो टॉपिक से नहीं भटक रहा, ठीक है। तो ओशन करंट और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। एग्जांपल ओपनिंग ऑफ द ड्रेक पैसेज, कहाँ पर, ड्रेक पैसेज पर इसने लेड किया एंटार्क्टिक ग्लेशिएशन को, अ मेजर क्लाइमेटिक शिफ्ट नॉट एक्सप्लेनिंग बाय द प्लेट टेक्टोनिक्स अलोन। मतलब प्लेट टेक्टोनिक्स अकेले से हम लोग ये नहीं बता पा रहे कि अंटार्कटिक ग्लेशिएशन पर जो ड्रेक पैसेज है वो कैसे ओपनिंग हुई वाली। ऑब्वियस सी बात है ना, तो वो अकेला से नहीं बता पा रहे। अगली क्रिटिक वो क्या है इसका, ओवर सिंप्लीफाइड व्यू ऑफ द एस्थेनोस्फीयर। इसने सीधा क्या बोल दिया कि भाई ये मेरा एस्थेनोस्फीयर है ना, उसके ऊपर डायरेक्ट मेरा जो लिथोस्फीयर है ना वो डायरेक्ट मेरा स्लाइड कर रहा है। अब मैंने अभी बताया कि आप लोगों को जब कंफर्म ही नहीं पता कि एस्थेनोस्फीयर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है तो फिर कैसे होगा। और अगर देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये इन्हें बोल दिया कि भाई ये हम लोगों का यूनिफॉर्म है कि नहीं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी अज्यूम्स द एस्थेनोस्फीयर इज यूनिफॉर्म एंड अलाउ इजी प्लेट मोशन। सबसे बड़ा यही है कि भाई इन्होंने बोल दिया कि भाई आराम से प्लेट मोशन हो रहा है, कोई भी आप लोगों का इसमें पोजीशन या रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, थिकनेस, विस्कोसिटी हर बार चेंज होती है, हर जगह पर चेंज होती है कि इसकी थिकनेस कितनी है, विस्कोसिटी कितनी है। एग्जाम्पल अंडर एंटार्क्टिका अ हाईली विस्कस एस्थेनोस्फीयर रजिस्ट प्लेट मूवमेंट, है ना। अंटार्कटिका में हाईली विस्कस एस्थेनोस्फीयर है एज सीन इन द सैटेलाइट ग्रेविमेट्रिक स्टडीज़। ये अपने सैटेलाइट ग्रेविमेट्रिक स्टडीज से हम लोगों को पता चला है। अब देखो मैंने इतना सारा सातों बता दिया, तो आप चाहो तो वहाँ पर डायरेक्ट इस तरीके का डायग्राम बना के आ सकते हो, या फिर इस तरीके का बना के आ सकते हो कि क्या क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, है कि नहीं। प्लेट नॉट रिजिड, मेंटल कन्वेक्शन अनक्लियर, हॉटस्पॉट अनप्लेन्ड, सरफेस एरिया जम्सन। ये क्या है, मैंने एक्चुअल एग्जाम के लिए ही डायरेक्ट बनाना चालू किया, इस चक्कर में ये बता रहा हूँ आपको। सिग्निफिकेंस क्या है अब, है कि नहीं। अब अपन सिग्निफिकेंस देख लो, माउंटेन बिल्डिंग, भाई इससे क्या हुआ, अपन लोगों को क्या पता चला कि हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ रहे हैं, कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा। सबसे पहले माउंटेन बिल्डिंग की देख लेंगे अपन, ओरोजेनी बोलते हैं इस चीज़ को। तो प्लेट कन्वर्जेंस से क्या होगा,
कोल्ड माउंटेन्स फॉर्म हुए हैं। इंडिया का एग्जांपल देखा जाए तो कोलिजन किसका, इंडियन और यूरेशियन प्लेट का अगर कोलिजन करेंगे तो हम लोगों को क्या बनेगा, हिमालयाज बनेंगे। एल्पाइन ओरोजेनी बोलते हैं इसको, एसोसिएटेड विद द क्रिस्टल शॉर्टनिंग, नेपे स्ट्रक्चर एंड ओवर ट्रस्ट फॉल्टिंग। मतलब अब ये क्रिस्टल शॉर्टनिंग होगी, नेपी स्ट्रक्चर्स होंगे। अब ये स्ट्रक्चर्स के नाम है ना, अभी तो आप याद कर लो, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं और आगे बढ़ूंगा तो लंबा खिंच जाएगा। और ओवरटर्न फॉल्टिंग, ये जब अब हम लोग माउंटेन्स पढ़ेंगे ना तो इन स्ट्रक्चर्स के बारे में सब पढ़ेंगे। अब वो तो नाम से भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सीज्मिक एक्टिविटी एंड फॉल्टिंग, सीज्मिक एक्टिविटी एंड फॉल्टिंग, टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज आर जोन्स ऑफ द इंटेंस अर्थक्वेक एक्टिविटी। टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज जो है ना वो जोन है इसके इंटेंस अर्थक्वेक एक्टिविटी की, ठीक है। इंडियन एग्जांपल्स देखा जाए, हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट HFT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट आर सीज्मिकली एक्टिव जोन इन इंडिया। जैसे भुज अर्थक्वेक जो आया था ना 2021 में गुजरात में, ये किससे लिंक है, इंट्रा प्लेट मूवमेंट से। मतलब मैंने क्या बताया था कि अगर आपकी बड़ी प्लेट है तो उसके अंदर भी तो कुछ प्लेट है, तो वो भी आपस में भी तो मूवमेंट होगा, उसके कारण ये है। ऐसा नहीं है कि भाई दो, क्योंकि कई लोगों के माइंड में ये बात आएगी कि भाई अफ्रीकन प्लेट अलग है, इंडियन प्लेट यहाँ पर है, हम लोगों का इंडिया ऐसा है, तो फिर हम लोगों का ये भुज वगैरह में वो कैसे अर्थक्वेक आ सकता है, या फिर हम लोगों के दिल्ली वगैरह में अर्थक्वेक कैसे आ रहे हैं। क्योंकि भाई उस प्लेट, वो प्लेट पूरी एक ऐसी थोड़ी है कि पूरी के पूरे, वो उसमें भी तो थोड़े थोड़े फ्रैक्चर्स होंगे ना, तो वो भी तो आपस में कुछ ना कुछ हिल ही रही होंगी, कुछ ना कुछ तो एनर्जी निकाल ही रही होंगी ना। नीचे से जब भी एनर्जी निकलती है तभी तो आपका अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, तो सीज़मिक एक्टिविटीज़ बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट, वॉल्केनिज्म एंड आइलैंड आर्क। अब जो वॉल्केनोज जो होते हैं, जैसे कन्वर्जेंट हुआ अगर किसी जगह पर, सबडक्शन जोन जिसको बोलते हैं, और डाइवर्जेंट बाउंड्रीज जो होंगे, जैसे दो इंडिया लैक्स एक्टिव वॉल्केनोस, इंडिया में एक्टिव वॉल्केनोस बहुत कम है ऑन द मेनलैंड, ठीक है। मेनलैंड पे तो है नहीं है, अपनी जो आइलैंड्स है वहाँ पे है बारन आइलैंड इन द अंडमान निकोबार एंड इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो। बैरन आइलैंड जो है ना वो इंडिया के अकेले एक्टिव वॉल्केनो है, समझ में आई। लोकेटेड ऑन द इंडो बर्मीज आर्क, मतलब सबडक्शन जोन पर ये लोकेट कर रहे हैं। ऐसे ही फॉर्मेशन ऑफ द रिफ्ट वैली भी ये होता है, इसमें रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होता है, ये मैंने बताया था। द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज और इंट्रा कॉन्टिनेंटल रिफ्टिंग होती है। इंडियन एग्जाम्पल देखा जाए, नर्मदा और ताप्ती की रिफ्ट वैली जो है ना वो बिलीव की जा रही हैं कि रिलेटेड है एंशिएंट टेक्टोनिक रिफ्टिंग से। मेंटल प्लूम एक्टिविटीज़ जो हुई है ना हम लोगों की, उसके कारण ये चीज़ हुई है। मैंने बताया था ना कि अपनी जो इंडिया थी वो इस तरीके से अफ्रीका से होती हुई जा रही थी, नीचे के वहाँ से जोन से होते हुए, तो उसके कारण ये हम लोगों की रिफ्टिंग हुई है। मिड ओशनिक रिज एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग, वही जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कॉजेज बाय द डाइवर्जेंट प्लेट्स एंड द ओशन बेसिन एक्सप्लेन ओपनिंग ऑफ द इंडियन ओशन, सेपरेट द इंडिया फ्रॉम द मेडागास्कर। मेडागास्कर से अलग हो गया ये, ठीक है। अगला, प्लेचू फॉर्मेशन। अब देखो मैंने बताया था जैसे हम लोगों का क्या था, डेक्कन प्लेचू है, अपलिफ्टमेंट हुआ है टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के कारण, क्योंकि एक प्लेट अगर दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ेगी तो अपलिफ्टमेंट नहीं होगा तो प्लेचू ही तो बनेगा। प्लेचू किसको बोलते हैं, समतल जगह, और समतल लेकिन बहुत ऊंचे हाइट पर होगी उसको बोलते हैं प्लेचू, ठीक है। डेक्कन प्लेचू वॉज फॉर्म ड्यू टू द वॉल्केनिक एक्टिविटी फ्रॉम रीयूनियन हॉटस्पॉट एट द इंडियन प्लेट पास्ड ओवर इट, समझ में आया। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड द पेलियो जोग्राफी, इसे समझ में ये एक्सप्लेन करता है शिफ्टिंग ऑफ द लैंड मासेस ओवर द जियोलॉजिकल टाइम। इंडियन एग्जाम्पल अगर देखें तो इंडिया वाज पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड, इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट था। ड्रिफ्टेड नॉर्थवर्ड एंड कोलाइड विद द यूरेशिया, नॉर्थ की तरफ ये ड्रिफ्ट हुआ और यूरेशिया से कोलाइड कर गया लगभग 50 मिलियन ईयर अगो। कब, 50 मिलियन ईयर अगो, आज से 50 मिलियन साल पहले, ठीक है। जियोमॉर्फिक साइकिल इंटरप्शन, प्लेट टेक्टोनिक कॉज द रिन्यूअल ऑफ द रिलीफ, ये कॉज कर होता है रिन्यूअल ऑफ द रिलीफ, दस डिसरप्टिंग डिविजियन साइकिल ऑफ द इरोजन। अब देखो डेविस ने क्या किया, साइकिल ऑफ इरोजन की कंसेप्ट दिया। उसने बोला कि भाई अपलिफ्टमेंट पहले पूरा हो जाएगा उसके बाद हम लोगों का इरोजन स्टार्ट होगा। वो मैं जब आगे पढ़ेंगे ये चीज़ें, अभी तो मोटा मोटा बता रहा हूँ। लेकिन अगर अपलिफ्टमेंट हो ही रहा है तो फिर साइकिल तो जियोमॉर्फिक साइकिल है उसको तो इंटरप्ट कर रहा है ना, कि वो अपलिफ्ट भी हो रहा है और उसके बाद वो हम लोगों का वो डेनुडेशन हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है ना। लीडिंग द पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म, इससे क्या हो रहा है,
पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म को लीड कर रहा है। रिजुविनेटेड रिवर्स जो हो रही है ना हिमालयास की, वो इसी के कारण हो रही हैं। समझ में आई। अगला, डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेंचेज एंड द ओशनिक डीप। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर सबडक्शन जोन होगा तो वहाँ पर क्या बनेंगी, ट्रेंच बनेंगी। एग्जाम्पल के तौर पर जावा ट्रेंच फॉर्म वेयर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, कौन कौन सी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इज सबडक्टिंग बीनीथ दी यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट के नीचे अगर कोई भी प्लेट जो सबडक्ट हो रही है ना, तो उसमें क्या बन रहा है हम लोगों का, जावा ट्रेंच बन रहा है। वही हिमालय भी बन रहा है बगल में और इधर जावा ट्रेंच बन रहा है। समझ में आया। कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी एंड द सबमर्जेंस, कोस्टल और एंड सबमर्जेंस, जैसे आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट जो है, टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट या सब्सिडेंस इम्पैक्ट कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन किससे बनेंगी, आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट और टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट के कारण। एग्जाम्पल, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया, जो इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट है, इज रिलेटिवली स्टेबल, है कि नहीं। आपने देखा होगा कि हम लोगों का जो इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है ना, वो रिलेटिवली स्टेबल है, ठीक है, ये वाला कोस्ट। वाइल पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट सोज द सब्सिडेंस। अब जैसे देखा ना, अब यहाँ पर कोई न्यूज़ आ रही है कि कोई भी हम लोगों का यहाँ पर जो शहर है वो डूब रहा है, या फिर वो लोग फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं कि भाई ये शहर डूब जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुंबई के लोग क्यों ये चीज़ बोल रहे हैं, ये गोवा के लोग क्यों बोल रहे हैं, क्यों यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि भाई नहीं यार, ये तो कुछ टाइम में डूब जाएगा, हम लोगों का जो मुंबई है ये डूब जाएगा कुछ सालों में। क्यों बोल रहे हैं, वो इसीलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर सबडक्शन जोन है। ये क्या है, सबडक्शन जोन है। तो अर्थक्वेक इंड्यूस द जियोमेट्रिकल चेंजेस, क्या, अर्थक्वेक इंड्यूस द जियोमॉर्फिक चेंजेस। टेक्टोनिक अर्थक्वेक जो है ना, वो क्रिएट होते हैं, क्रिएट क्या करते हैं, फॉल्ट को क्रिएट करते हैं, स्क्रैप्स को करते हैं, अपलिफ्टेड रिवर्स को करते हैं, टेरेसेस को। नाउ अर्थ, अब जैसे एग्जांपल देख लो कि भुज अर्थक्वेक के बाद ये स्टडी में हम लोगों ने देखा कि सरफेस रप्चर और लैंड डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हुए हैं। सरफेस टूट गया और लैंड डिफॉर्म काफ़ी हद तक एविडेंस में हम लोगों को मिले हैं, ठीक है। अगला, प्लेट मार्जिन एंड ड्रेनेज इवोल्यूशन। प्लेट मार्जिन्स एंड ड्रेनेज इवोल्यूशन, टेक्टोनिक कंट्रोल रिवर कोर्स है कि ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर आप लोगों के जो प्लेट हैं वो मार्जिन अगर हिलेंगे, कुछ भी होगा, तो उससे क्या होगा, ये क्या करते हैं, हमारे रिवर्स कोर्स को कंट्रोल करते हैं। एंटीसेडेंट रिवर्स जो होती है ना हिमालयास की, जैसे इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, इनको करता है। ऑल्सो एक्सप्लेन रिवर रिजुविनेशन ड्यू टू अपलिफ्ट ऑफ लैंड। अब रिवर रिजुविनेशन को तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, तो ये आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं ये समझने में कि हाँ रिवर रिजुविनेट क्यों हो रहा है, क्योंकि लैंड जो है वो अपलिफ्ट होता चला जा रहा है। अगर आप देखो वैल्यू एडिशन के तौर पे, आप एक वहाँ पे डायग्राम भी बना के आ सकते हो एग्जांपल के तौर पे। जैसे कुछ डायग्राम हो जिसमें प्लेट बाउंड्रीज दिखा दे, कुछ जियोमॉर्फिक फीचर्स दिखा दे, जैसे फोल्ड माउंटेन, ट्रेंचेस, वॉल्केनोस, कुछ भी हो। जैसे हम लोगों ने ये बनाया है माउंटेन रेंज, हम लोगों ने ये बना दी, तो इस तरीके की चीज़ आप एग्जाम में बना के आ सकते हो भाई। पूरा यूपीएससी के बेस पे चल रहा है भाई, पूरा अपना जो एग्जाम में जो करके आओगे ना, इसके ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस यही पॉइंट लेके आना। अब लिमिटेशंस देखें। अब देखो लिमिटेशंस अगर देखेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की, इसकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं, उसको क्या किया है, इम्प्रूव किया है प्लेट टेक्टोनिक्स में, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले कुछ लिमिटेशंस देखनी पड़ेंगी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की, उसके बाद हम लोग इम्प्रूवमेंट देख लेंगे, ठीक है। तो लिमिटेशंस क्या है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की, कि पहली बात तो कोई भी मैकेनिज्म नहीं दिया गया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पे, क्योंकि इनने क्या प्रपोज किया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और टाइडल ड्रैग जो है वो, इसके कारण क्या हो रहा है, हम लोगों की ड्रिफ्टिंग हो रही है। लेकिन ये तो इनसफिशियंट है कि नहीं, ये क्योंकि इसको ओवरकम कर रहा है बेसाल्टिक ओशन फ्लोर के रेजिस्टेंस को। तो जियो फिजिसिस्ट जो हारेल्ड जेफरी जो थे 1924 में, इनने पूरी तरीके से इसको रिजेक्ट कर दिया कि भाई ये इसका ग्राउंड नहीं हो सकता। दूसरा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की लिमिटेशन, जो देखो ये चीज़ हम पहले कर चुके कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में, बस हम लोग क्या है आंसर राइटिंग कर लेंगे, तो इस चक्कर में दोनों को लिंक करने के लिए मैंने ये पूरा कर दिया। ऐसे ही इग्नोर्ड ओशन फ्लोर स्ट्रक्चर, इसने क्या किया, ओशन फ्लोर स्ट्रक्चर को मैक्सिमम तौर पर इग्नोर कर दिया। इसने अकाउंट ही नहीं लिया मिड ओशनिक रिज का, अवाइसल प्लेन का, ट्रेंच का, गायट्स का। लेटर रिवील दैट, अब ये क्या होता है वर्ल्ड वॉर 2 में जैसे ही हम लोगों को सोनार मैपिंग आई ना, उससे हम लोगों को समझ में आया अच्छा कि ओशन फ्लोर में भी अलग स्ट्रक्चर है, ये कोई प्लेन फ्लोर नहीं है, इसमें भी ट्रेंच है, रिज है, इसके अंदर गायट्स भी हैं,
प्लेन्स भी हैं, है कि नहीं। तो ऐसे ऐसे इसने एक्सप्लेन नहीं किया था कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग कैसी हो रही है। जैसे कंसेप्ट ऑफ न्यू क्रस्ट फॉर्मेशन एट द रिज तो बोल दिया था, और डिस्ट्रक्शन जो है ट्रेंचेस पर, ये इनने चीज़ बताई ही नहीं थी। उन्होंने सीधा बोल दिया था कि ड्रिफ्ट हो रहा है, उन्होंने नहीं बताया था कि कोई भी क्रस्ट पर फॉर्मेशन हो रहा है या फिर ट्रेंचेस पे अपना डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ऐसे ही कॉन्टिनेंटल बाइस की अगर मैं बात करूं तो फोकस सोलली ऑन द कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स, है कि नहीं। ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंटल ब्लॉक के ऊपर फोकस कर रहा था। डिसग्रेडिंग द ओशनिक लिथोस्फीयर, इसने ओशनिक लिथोस्फीयर को दिमाग ही नहीं लगाया था। और आपको पता है कि जो ओशनिक लिथोस्फीयर है ना, वो ज़्यादा डायनामिक है कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर से। समझ में आया ना, जैसे पैसिफिक प्लेट मूवमेंट, समझ में आई। अगली लिमिटेशन है लैक ऑफ टेम्पोरल फ्रेमवर्क, जैसे कुड नॉट लिंक द ड्रिफ्ट ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल और द फॉसिल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न विथ प्रिसाइज डेटिंग। समझ में आया, जियोलॉजिकल टाइम स्केल से लिंक ही नहीं कर पाया, पता ही नहीं है कि कब ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हुई कब नहीं हुई। जैसा हम लोगों ने अभी समझा था ना कि बार बार हो रही है, ये तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थोड़ी पता चला, अपन को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से समझ में आया। समझ में आया ना, तो इन लोगों ने पूरी तरीके से इसको इग्नोर कर दिया। ओरोजेनेसिस जो थी अनएक्सप्लेन रही, इन्हें नहीं बता पाए कि माउंटेन फॉर्मेशन कैसे हुए। जैसे हिमालयास, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का जो कोलिशन हुआ है, एंडीज ओशन कॉन्टिनेंट का जो कोलिजन हुआ है, इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए कैसे बने। नो रोल ऑफ द एस्थेनोस्फीयर और द कन्वेक्शन करंट, कोई भी एस्थेनोस्फीयर और कन्वेक्शन करंट का इन्हें रोल ही नहीं दिमाग लगाया। होम्स ने जो था इन्हें प्रपोज किया कि मेंटल कन्वेक्शन है, बट वैगनर ने कभी भी नहीं बताया। 1912 में आई थी ना ये वाली थ्योरी, तो वही चीज़ चल रही है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग नहीं याद रखना, ये उससे ही पहले की है। निगलेक्ट द पेलियोजियोमैग्नेटिज्म, पेलियोमैग्नेटिज्म, ठीक है, निगलेक्ट कर दिया। वो तो अपन को सी फ्लोर स्प्रेडिंग से पता चला जब डिस्कवरीज हुई 1950s में, तब समझ में आया कि अच्छा ये भी चीज़ होती है। इनने पूरे तरीके से इग्नोर कर दिया। फॉसिल एविडेंसेस वाज कोरिलेशन नॉट कैजुअल, इनने बोल दिया कि भाई कोरिलेशन है बस कैजुअल नहीं है, ठीक है। फॉसिल सिमिलरिटी जो है ना कॉन्टिनेंट के बाद, जैसे मीजोसोरस, इनने लैक कर दिया मैकेनिज्म का कि भाई किस तरीके से आ रहा है, इन्हें बता नहीं पाए एग्जैक्ट तरीके से, ठीक है। स्टेशनरी पोल्स अजम्पशंस देख लिया, भाई इन्हें केवल अज्यूम कर लिया कि जो पोल्स हैं मेरे अर्थ पर वो स्टेशनरी है। वैगनर ने अज्यूम किया कि फिक्स्ड पोल हैं, बट पोलर बाउंड्रिंग कर्व जो है उसने सजेस्ट किया कि नहीं भाई ये फिक्स नहीं है। समझ में आया, ये जब हम लोग अगला वीडियो देखेंगे ना उसमें आपको समझ में आएगी ये चीज़। अगला, अब इस चीज़ को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कैसे इम्प्रूव कर रही है, भाई साथ में आप इसमें सबके डायग्राम्स बनाते जाना। देखो जो भी मैंने लाइन बोली इसके मैं डायग्राम पहले बनवा चुका हूँ, तो ये डायग्राम आप यूज करके आ सकते हो रियल एग्जाम के अंदर, ठीक है। बेस्ड ऑन द रिजिड प्लेट मूवमेंट, देखो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है ना वो बेस है रिजिड प्लेट मूवमेंट के। तो उसने क्या बताया, लिथोस्फीयर है डिवाइड किया गया है अलग अलग, जैसे मेजर और माइनर प्लेट्स में, जैसे पैसिफिक, यूरियन, नास्का, ठीक है। डक्टाइल एस्थोनोस्फीयर इन्हें बता दिया, उसमें नहीं था। रिकॉग्नाइज द प्लेट बाउंड्रीज ने प्लेट बाउंड्रीज को रिकॉग्नाइज किया, वही डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, ट्रांसफॉर्म, सारी की सारी। मैकेनिज्म बताना चालू कर दिया कि भाई पूरी तरीके से डिफाइन किया कि मेंटल कन्वेक्शन करंट है, स्लेब पुल कर रहा है, रिज पुश कर रहा है। मैंने बताया था ना कि जो आपकी क्या है रिज है, ये क्या है, ये आपका रिज से क्या होगा, ये इसको क्या करेगी, पुश करेगी, क्योंकि नीचे से हम लोगों का क्या गया लावा आ रहा है और ये अपनी रिज जो है इसको पुश कर रही है इधर की तरफ, और जो पूरा जो स्लेब है ये इसको अपनी तरफ और खींच रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये पुल इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे पुल इफेक्ट हो रहा है, इसीलिए ये पूरी जो रिज है वो आप लोगों की क्या हो रही है, पुश हो रही है। और अगला ग्रेविटेशनल स्लाइडिंग, भाई ग्रेविटी का भी तो इफेक्ट पड़ेगा ना, तो वो भी इन्हें बताया है कि ग्रेविटेशनल स्लाइडिंग भी एक मैकेनिज्म है। पैलियोमैग्नेटिज्म वैलिडेटेड, पैलियोमैग्नेटिज्म यहाँ पर वैलिडेट हुआ, वहाँ पे कुछ नहीं था। तो मतलब वाइन, मैथ्यूज और मोरले हाइपोथेसिस जो 1963 में आई, इसने शो किया कि सिमेट्रिक मैग्नेटिक एनोमलीज ऑन द ओशन फ्लोर, इसने एक्सप्लेन किया सी फ्लोर स्प्रेडिंग को। हैस ने 1960s में प्रपोज किया कि ओशनिक क्रस्ट जो है वो क्रिएट हुई है रिज और डिस्ट्रॉय हुई है ट्रेंचेस पे। ऑब्वियस सी बात है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग से तो पता चला है तुम्हारी एंट्रेंस, तो इससे अपन को ये पता चल गया। टाइम ट्रांसग्रेसिव ओरोजेनी, टाइम ट्रांसग्रेसिव ओरोजेनी मतलब माउंटेन की बिल्डिंग से रिलेटेड, ये है टाइम से रिलेटेड है।
प्लेट कोलिजन एक्सप्लेन द फोल्ड माउंटेन्स फॉर्मिंग ओवर मिलियंस ऑफ द ईयर। उन्होंने बताया कि प्लेट का जो कोलिजन हो रहा है ना, उसके कारण जो है हम लोगों का जो फोल्ड माउंटेन्स है वो मिलियन ऑफ ईयर्स में फॉर्म हुए हैं, जैसे एपलेचियन माउंटेन, आल्फ माउंटेन्स, है ना। इंटीग्रेटेड हॉटस्पॉट थ्योरी यहाँ से आई है हम लोगों की। इसने क्या एक्सप्लेन किया, इंट्रा प्लेट वॉल्केनिज्म बताया, जैसे हवाईयन आइलैंड बाया स्टेशनरी मेंटल प्लूम, जैसे मॉर्गन 1971 में इनने बताया था। समझ में आई? ये पॉइंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग लगाते चले जाना भाई, अपन एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहे हैं, केवल जो जरूरी है वो देखना है। रियल टाइम मॉनिटरिंग देख, अभी तो जीपीएस आ गया है, ठीक है। प्लेट वेलोसिटी जो है, इंडियन प्लेट जो है 5 सेंटीमीटर पर ईयर नॉर्थवर्ड की तरफ मूव कर रही है, ये हम लोग देख रहे हैं। मेजरेबल है बाय सैटेलाइट और INSAR, इन सार बोलता हूँ मैं इसको, इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ये क्या होता है, बिल्कुल मिली सेकेंड का अगर कोई भी मूवमेंट कर रहा हो थोड़ी भी चीज़, वो इस चीज़ को पकड़ लेती है। समझ में आया? तो इसी से हम लोगों को समझ में आया कि भाई ये मूव कर रही है। यूनिफाइड ग्लोबल फ्रेमवर्क, इसने एक्सप्लेन किया अर्थक्वेक को, वॉल्केनो को, रिफ्ट वैली को, आइलैंड आर्क को और ऑफिलाइट्स को, मैंने बता दिया था। प्रिडिक्टिव है और अप्लाइड है ये वाली बात, ये यूज़ करता है। अब इससे क्या हुआ, इससे क्या फ़ायदा हुआ, इसको हमने यूज़ करने लगे हजार्ड जोनेशन में, कॉन्टिनेंटल रिकंस्ट्रक्शन में, नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लोरेशन में, है कि नहीं। जैसे ऑयल इन द पैसिव मार्जिन, ऑब्वियसली हम लोग कैसे पता कर पा रहे हैं कि पैसिव मार्जिन पर ऑयल है ना। एक्चुअल एग्जाम के लिए कुछ देख लो आप लोग कि अगर आप चाहो तो एक्चुअल एग्जाम के अंदर ये वाले जो जितने भी जोग्राफर्स और कंट्रीब्यूटर्स हैं ना, उसको दिमाग में रख लेना, याद कर लेना, ये चीज़ रट लेना। वैगनर 1922 कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, आर्थर रोम 1930 मेंटल कन्वेक्शन, हैस 1960, हैरी हैस बोल सकते हो पूरा नाम, देखो इससे आपको याद भी हो जाएगा जो मैंने बनाए हुए इससे मोटा मोटा। वाइन और मैथ्यू मैग्नेटिक स्ट्रिप, मैकेंजी और पार्कर प्लेट टेक्टोनिक मॉडल, और विल्सन जो है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट एंड द हॉट स्पॉट, है कि नहीं। ये जो सिंबल हम लोगों ने बनाया उससे आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। ये नाम दिमाग में रखना, हमेशा ये यूज़ भी होते हैं और कहीं भी जब यूज़ करके आओगे तो वर्ल्ड एडिशन में आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। भाई सीधी सीधी बात है, आपका टारगेट है 300 प्लस लेके आना। कैसे आएंगे? इन्हीं से तो आएंगे कि हम डायरेक्ट अभी से ही नोट्स ऐसे तैयार करें कि डायरेक्ट जैसी क्वेश्चन आए हम डायरेक्ट वहाँ पर लिख के आ जाएँ। अब जैसे डायग्राम है, आप डायग्राम अगर बना के आओगे तो फॉर एग्जांपल कंपैरिजन ऑफ द वैगनर ड्रिफ्ट वर्सेस मॉडर्न प्लेट थ्योरी का आप एक डायग्राम बना के आ सकते हो। जैसे किसी में लैंड मास अकेले बना लो, किसी में कंप्लीट ओशन फ्लोर का स्ट्रक्चर बना के आ जाना। स्केच बना दो वर्ल्ड मैप का, जो आपको प्लेट बाउंड्रीज दिखाएं, हॉट स्पॉट दिखाएं, माउंटेन बेल्ट दिखाएं, ट्रेंच दिखाएं, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट दिखाएं, है कि नहीं। जैसा आपने यूपीएससी में, अब याद रखना आपको ज़्यादा टाइम नहीं देखना, 10-20 सेकेंड के अंदर आपको बना के कर दे रहा है। जैसे कंपेरिजन एक जैसे मैंने ये एआई के थ्रू बनाया, मैं क्यों आपको बोलूँ, ये मैंने एआई को एक कमांड दी, उससे उसने इस तरीके का बना दिया। भाई मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, खासकर इस पर मैं पेज के ऊपर बना सकता हूँ लेकिन कंप्यूटर के ऊपर बहुत मुश्किल होती है। तो वैगनर की ड्रिफ्ट से केवल इतना पता चला था कि भाई हम लोगों का ये इस तरीके का था, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से हम लोगों को देखो कितने स्ट्रक्चर पता चल गए, कि इतनी प्लेट्स पता चल गई, ये वाली ये प्लेट्स पता चल गई, माइनर प्लेट्स पता चल गई, हम लोगों को माउंटेन्स के बारे में पता चल गया, सब कुछ पता चल गया ना। तो ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हम लोगों को समझ में आ गई। अब देखो अगर डायरेक्ट उन्होंने पूछ लिया डिस्टिंक्शन, है कि नहीं, अगर उन्हें डिफरेंशिएशन पूछ लिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, तो आप डायरेक्ट लिख के आ सकते हो। इसने प्रपोज किया था, जैसे आस्पेक्ट है, प्रपोज किया आइडिया, तो आस्पेक्ट देख लिया जाए, एक तरफ मैंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी लिख दिया, एक तरफ मैंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी लिख दिया। तो प्रपोज किसने किया, एल्फ्रेड वैगनर ने 1912 में, इसने मैकेंजी एंड पार्कर ने 1967 में, और जो विल्सन थे उनने डेवलप भी किया था इन दोनों में, ठीक है। की आइडिया क्या है, कॉन्टिनेंट हैव ड्रिफ्टेड अपार्ट फ्रॉम द सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया से थ्रू था। इसने क्या बोला, लिथोस्फेरिक प्लेट जो है ना वो मूव कर रही है एस्टेनोस्फीयर के ऊपर, जिससे प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ड्राइविंग मैकेनिज्म, भाई इसने तो एक्सप्लेन ही नहीं किया था वैगनर ने, है ना, इसने बस एज्यूम कर लिया था कि टाइडल फोर्स है, उसकी फोर्स है और पोल फिलिंग फोर्स है, उसके कारण हम लोगों का ये ड्रिफ्ट हो रहा है। लेकिन इसने क्या किया, ड्राइविंग मैकेनिज्म इसने मेंटल कन्वेक्शन करंट का बोला, स्लेप पुल बोला, रिच पुश बोला, वेल सपोर्टेड बाय द एविडेंस, और एविडेंस से सपोर्ट भी हो रहा है इस चीज़ का कि हाँ ये पॉसिबल है। लेकिन हाँ ये अगर कोई बोले ओनली ये है तो नहीं भाई, कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, बहुत ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हैं। टाइप्स ऑफ मूवमेंट अगर देखा जाए, ये केवल लेटरल मूवमेंट पर, कॉन्टिनेंट के लेटरल मूवमेंट पर फोकस कर रहा था।
ये डिस्क्राइब कर रहा था कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट मूवमेंट के ऊपर सारी डायरेक्शन में। इसने बोल दिया, इसने क्या बोला, सिर्फ हम लोगों का ये पोल की तरफ आ रहा है सॉरी पोल से हम लोगों का इक्वेटर की तरफ जा रहा है और वेस्टवर्ड मूवमेंट हो रहा है, मतलब केवल एक इक्वेटर की तरफ और एक वेस्टवर्ड मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। इसने बोल दिया कि नहीं भाई सारी जगह पर ये मूव कर रही हैं। कंसीडरेशन ऑफ द ओशन फ्लोर देखेंगे, इसने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। भाई वर्ल्ड वॉर 2 के पहले की बात है ये। वर्ल्ड वॉर 2 में हम लोगों ने सबमरीन यूज़ करी जिसमें सोनार का यूज़ किया, तो उससे ही तो हम लोगों को समझ में आया कि भाई नहीं यार, ओशन फ्लोर पे जाना फोकस करना चाहिए। तो इसने क्या किया, इंटीग्रेट किया सी फ्लोर स्प्रेडिंग द सबडक्शन प्रोसेस। क्रिस्टल यूनिट की अगर बात करें तो इसने सिर्फ कॉन्टिनेंट को देखा, इसने एंटायर लिथोस्फीयरिक प्लेट को देखा, मतलब कॉन्टिनेंटल और ओशन को। एविडेंस बेस अगर देखा जाए तो बेस्ड ऑन द जियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एंड पैलियोंटोलॉजिकल सिमिलरिटीज़, जियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एंड पैलियोंटोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ पे ये बेस्ड है। यूजेस द जियोग्राफिकल सीज्मिक मैग्नेटिक एंड जीपीएस एंड द रिमोट सेंसिंग डाटा। समझ में आया। इसके बाद साइंटिफिक वैलिडिटी। अब देखो इसको तो वैलिडिटी मिलेगी नहीं क्योंकि ये पूरी तरीके से रिजेक्ट हो गया था। सिर्फ इसी चीज़ पे मैंने बताया था ना, ये मैकेनिज्म को ही नहीं बता पाया था कि कन्वेक्सिंग मैकेनिज्म क्या है, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया था इनिशियली 50 to 60 ईयर्स के लिए। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया। वाइडली एक्सेप्टेड विद द मल्टी डिसिप्लिनरी वैलिडेशन। अब बहुत जगह पर इसको वैलिडेशन मिल गया है, जैसे मिडोसिनिक रिज के कारण, वेनी ऑफ जोन्स, अब लोगों को पता चलने लगा है। रोल ऑफ हॉटस्पॉट, भाई इसमें कम्प्लीटली एब्सेंट था, ये जानते ही नहीं थे हॉटस्पॉट के बारे में क्योंकि इन ओशनिक फ्लोर पे तो फोकस ही नहीं किया था। इसने एक्सप्लेन किया फिक्स्ड हॉटस्पॉट ट्रैक्स को। हाँ, माना कि इसको अभी भी सपोर्ट नहीं कर रहे कि फिक्स हॉटस्पॉट है, लेकिन कुछ तो बोला हॉटस्पॉट के बारे में, चाहे गलत बोला हो कि भाई हॉटस्पॉट तो नहीं पता था। तो हवाईयन आइलैंड चेन, डेक्कन ट्रैप्स, ठीक है। इसने ये नहीं बता पाया कि पोजीशन कहाँ है, फिक्स है कि नहीं है, कंफर्म बिल्कुल नहीं पता है। बस हाँ इसने बोल दिया कि फिक्स हॉटस्पॉट ट्रैक्स जो हैं वो है अपने, तो हॉटस्पॉट के बारे में बताया। सपोर्ट फ्रॉम द सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है। इसने सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कोई मेंशन नहीं था। भाई 1912 में ये वाली थ्योरी आई थी, तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग का तो बात ही नहीं थी उस टाइम पे। इंटीग्रेट हैसेस सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी एंड वाइन मैथ्यूज मैग्नेटिक स्ट्रिप, इसने दोनों को मिलाकर ये थ्योरी तैयार की। कंटेम्प्रेरी एविडेंसेस क्या बोलेंगे, भाई उस टाइम पे तो कोई सैटेलाइट था नहीं या फिर कोई जियो डाटा यूज़ था नहीं, तो कहाँ से यूज़ होगा। आज के टाइम पे तो जीपीएस है, इंसार है, सैटेलाइट अल्टीमेट्री है कि नहीं, मॉडर्न डाटा, तो इसको सपोर्ट कर रहा है। प्रिडिक्शन ऑफ पावर, लिमिटेड प्रिडिक्टिव कैपेसिटी थी, भाई नहीं कर सकते थे। अब क्या है, इतनी सारी स्टडीज़ करने के बाद, आज के प्रेजेंट सिनारियो की टेक्नोलॉजीज़ को मिलाने के बाद हम लोग प्रिडिक्ट कर पाते हैं अर्थक्वेक को, वॉल्केनिज्म को, प्लेट बाउंड्रीज को विथ एक्यूरेसी के साथ। हमें पता होता है कि भाई यहाँ पे होगा। हाँ थोड़ा सा अभी टाइम मार्जिन थोड़ा सा कम लगता है, थोड़ा सा उसके बाद तो और जल्दी से करने लगेंगे। एग्जाम्पल अगर यूज़ करेंगे तो सिमिलर फॉसिल जो हैं मीजोसॉरस का अफ्रीका और साउथ अमेरिका में, ऐसे ही अगर इसमें देखा तो नाज़का साउथ अमेरिकन प्लेट जो है वो कोलाइड कर रही हैं, जिससे एंडीज़ जो है वो अपलिफ्ट हो रहे हैं, और इंडो यूरेशियन प्लेट जब कोलाइड करेंगे तो इससे क्या होगा, हिमालयाज बन रहे हैं। ये हम लोग एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं। अगर मॉडर्न यूजेस देख लें, इसमें मॉडर्न यूजेस देखोगे तो हिस्टोरिकल इंटरेस्ट, सीधी बात है। और अगला फाउंडेशन टू द मॉडर्न जियोलॉजी आज के टाइम पे, टेक्टोनिक्स, हैजार्ड मैपिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इसका अपन यूज़ कर सकते हैं। अगर यूपीएससी में और भी ज़्यादा वैल्यू करना है, ऐड करना है, तो यूजफुल एज द ओरिजिन थ्योरी with the limitations, considered part of the global tectonics, integrated in the models like Wilson cycle। सीधी बात है ना। तो अब देखो, अब मैंने जितना बताया ना आपको, आप लोग कई लोग जो होंगे वो काफ़ी जगह से पढ़ भी चुके होंगे, कुछ लोग जनरल स्टडीज़ के लेवल पर तैयारी कर रहे होंगे, तो आप लोग बोले होंगे काफ़ी चीज़ मैंने इसमें से नहीं डिस्कस की। भाई ज़रूरत ही नहीं है डिस्कस करने की। मेरा तो एक ही आंसर होगा, भाई आपको ज़रूरत होगी तभी तो मैं डिस्कस करूँगा, सीधी सीधी बात है ना। तो मेरा वैसे तो ये हो गया पूरा का पूरा, अगर आपको छोड़ के जाना तो जाना, मैं आपको बस सिर्फ प्रूफ दिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आपके सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। देखो जैसे कंसेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द आइसोस्टेसी। आइसोस्टेसी जब हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी तो है। अब आप दोनों को लिंक कर सकते हो आराम से, कोई भी आंसर लिख दोगे,
जो हम लोगों के जो 4 जो टॉपिक चल रहे हैं 6A B C के भी मैंने 2 पार्ट बना दिए। अब एक और बनेगा 6D, जिसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो अब देखेंगे अभी अपन कल वाले में क्या करते हैं। राइट एन ऐसे ऑन द इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड द ओशन वेरियस थ्योरीज के साथ। नाउ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है एक्सप्लेन कर रहा है ओरिजिन, ग्रोथ एंड यंग फॉल्ट माउंटेन के सिस्टम को। अब देखो इसको लिंक करेंगे अपन, यहाँ से अपन थोड़े से दो, जैसे ये 60 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि 4 पेजेस का ये क्वेश्चन अगर आ गया तो 2 पेज तो आप अपने यही वाले लेक्चर से लिख दोगे, और जो 2 पेज है ना ये अपन लोग लिखेंगे कहाँ से, जब हम लोग माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस देखेंगे, है कि नहीं। ऑब्वियस सी बात है, वैसे तो आप समझ जाओगे जब जब माउंटेन्स करेंगे ना, तो भी आप लिंक कर लोगे ऑब्वियस, क्योंकि हम लोग पढ़ ही ऐसे रहे हैं जो एग्जाम बेस्ड है। ब्रिंग आउट द डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक कर लिया अपन लोगों ने। डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ द थ्योरी ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, और ये थ्योरी जो है प्लेट टेक्टोनिक्स के वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। शॉर्ट नोट लिखना है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पे। और हम लोगों ने क्या किया, लिंक भी कर लिया है, किससे लिंक किससे कर लिया हम लोगों ने, पूरा का पूरा करंट अफेयर से, कुछ एग्जाम्पल से। और क्या लिख के आओगे आप, सीधी सीधी बात है ना, और क्या लिख के आओगे, और तो कुछ लिख के आओगे नहीं, सीधी सीधी बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, वेट, हम लोगों का नेक्स्ट जो वीडियो होगा, अभी देखो मॉड्यूल 2 ही चल रहा है, जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, अब इसमें टॉपिक 6D करेंगे। क्या करेंगे, टॉपिक 6D जो होगा मेरा जियोमैग्नेटिज्म। इसी के अंदर एक छोटा है पैलियो मैग्नेटिज्म। इससे क्या है, अभी तक 2 क्वेश्चन पूछ चुके हैं रियल एग्जाम के अंदर, तो हम लोगों को ये करना तो पड़ेगा। और आप देख रहे हो कि आपको इंटरलिंक अगर करना है किसी भी चीज़ से, क्योंकि आजकल इंटरलिंक इसका आ रहा है, पेपर 2 में भी अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो पेपर 2 में भी यूज़ कर दोगे इस चीज़ को, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है पढ़ना। प्लीज़ स्किप मत करना नेक्स्ट क्लास को, ये ज़रूर करना है अपन को 6D। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग आंसर राइटिंग कर पा रहे हैं इस वाले वीडियोस को देखकर, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ हम लोग कर सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस अगर आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। थोड़ी सी ग्रोथ दिखानी चाहिए, क्योंकि हम लोगों का जो चैनल है वो नया चैनल है। ठीक है, याद रखना हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम रिलेटेड कर रहे हैं, कोई भी ओवरलोड नहीं कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन की। ठीक है, जितनी ज़रूरत है उतनी ही पढ़ेंगे। अगर मुझे किसी दूसरे वाले टॉपिक को कराने के लिए उस टॉपिक को कराना है, तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई सिर्फ इस टॉपिक से इंटरलिंक करने के लिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम में ये डायरेक्ट नहीं आएगा, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।